Good morning to one and all. Dear viewers, today we are going to discuss chapter 7 of First Flight book. The title is Glimpses of India. Glimpses, what is glimpses? Glimpses here you can say pictures. है ना? इंडिया जो हमारा जो कंट्री है, यहाँ के जो एरियाज है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो ट्रेडिशंस है, ठीक है, यहाँ के जो पर्टिकुलर एरियाज की जो झलकियां हम इस चैप्टर में देखेंगे, उसको पिक्चर्स के थ्रू या कह सकते हैं हम राइटिंग पीस के थ्रू हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के ट्रेडिशंस क्या हैं, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स के बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। और ये जो चैप्टर है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है आपका ए बेकर फ्रॉम गोवा, और इसके जो राइट करने वाले जो राइटर हैं वो है लुसियो रॉड्रिग्स। ओके, गोवा आप जानते हैं, गोवा हमारी कंट्री के स्टेट का नाम है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक कह सकते हैं कम्युनिटी यहाँ पे रिसाइड करती है, और बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन, ठीक है, उनको उनके प्रोफेशन के नाम से जाना जाता है, उनको प्रोफेशन की वजह से उनकी पहचान है, उनके जो आइडेंटिफाई किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन, है ना, उनके प्रोफेशन से उसकी उनकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, तो उनको कहते हैं बेकर्स। तो उनके बारे में हम जानेंगे, गोवा विलेज के अंदर रहने वाले जो बेकर्स हैं उनकी हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट जो है वो है कूर्ग। कूर्ग इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो हमारे स्टेट है कर्नाटका के जो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है कूर्ग। कूर्ग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कूर्ग में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रिसाइड करती है, उस कम्युनिटी के बारे में हम जानेंगे, उनकी हिस्ट्री को देखेंगे। और थर्ड पार्ट है आपका टी फ्रॉम आसाम। जो आसाम जो हमारा स्टेट है, वहाँ पे टी प्लांटेशन के लिए आसाम को जाना जाता है, और वो टी के पीछे क्या हिस्ट्री है, टी किस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर प्रीवेलेंट हुई। हमारी कंट्री के लोग पहले टी से जो है अननोन थे, टी को नहीं जानते थे, चाय को नहीं जानते थे, ना ही टी का यहाँ पे यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में टी का यूज़ किया जाने लगा। उसका क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से हमारे यहाँ पे टी की शुरुआत हुई, कौन लेकर आया इसको, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट है उसके राइटर हैं लोकेश एब्रॉल, और जो थर्ड पार्ट है आपका टी फ्रॉम आसाम, उसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, ए बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर आप लोग समझ सकते हैं, बेक का मतलब होता है सीखना, और बेकर मतलब सीखने वाला, ठीक है। तो बेकर्स के बारे में हम जानेंगे। बेकर्स यहाँ पे हैं कौन, जो लॉब्स जो होते हैं उनकी बेकर्स की बात यहाँ पे है। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे गोवा का जो विलेज है पर्टिकुलर, या गोवा के जो गांव हैं, उनकी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है पेन के थ्रू, यानी वो लिखा गया है वहाँ के बारे में। तो कह सकते हैं ये पेन पोर्ट्रेट है, यानी पेन से लिख करके एक चित्र सा हमारे दिमाग में जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, हमारे माइंड में एक इमेज डेवलप करने की कोशिश की जा रही है इस राइटिंग के थ्रू, या इस चैप्टर के थ्रू, इसलिए इसको एक पेन पोर्ट्रेट बोला है। और जो बेकर्स लोग हैं, बेकर्स कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनकी वहाँ पे अभी भी जो है इम्पोर्टेंस है, कहाँ पर, गोवा के अंदर। तो देखते हैं, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी, हमारी कंट्री को ब्रिटिशर्स ने रूल किया। ब्रिटिशर्स के अलावा हमारी कंट्री के अंदर दूसरे जो कम्युनिटी के, दूसरे जो स्टेट्स, दूसरे कंट्रीज के जो लोग थे, वो भी हमारी कंट्री में आए, लाइक पुर्तगीज, यानी पुर्तगाल से ये लोग यहाँ पर आए थे। फ्रेंच, और फ्रेंच लोग आए थे फ्रांस से, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने तो हमारी कंट्री को कंप्लीटली रूलिंग किया, ये हमारे यहाँ पे हुकूमत की, लेकिन इसके अलावा जो पुर्तगीज ये जो फ्रेंच लोग थे, वो हमारी कंट्री में आए किस पर्पज से, वो हमारी कंट्री में आए थे बिजनेस पर्पज से। क्योंकि वो हमारे यहाँ के लोगों के साथ रहे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी है, उन्होंने हमसे सीखी है, कुछ चीज़ें वो हमारे यहाँ पे छोड़ गए, हमारे बिहेवियर के अंदर वो चीज़ें शामिल हो गई, या हमारे ट्रेडिशंस में वो चीज़ें शामिल हो गई, ठीक है। तो देखिए क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है उनके बारे में। तो यहाँ पे जो मैंने अभी 3 लाइन्स यहाँ पे आपके सामने रीड आउट किए हैं, उसका मतलब यहाँ पे क्या है देखिए। तो रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, इसकी मीनिंग यहाँ पे सबसे पहले दी गई है, जिसका मतलब थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट की बातों को जो है बहुत फॉन्डली, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से याद रखना, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए राइटर क्या कह रहे हैं कि हमारे जो एल्डर्स हैं,
Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. कि जो हमारे बड़े हैं अभी भी जो हैं अब बताते रहते हैं, उनसे हम सुनते रहते हैं। ठीक है, किसके बारे में? पुराने दिनों के बारे में। वो कौन से पुराने दिन? पुर्तगीज डेज, यानी जिस जमाने में यहाँ पे लोग गोवा के अंदर पुर्तगीज लोग रहा करते थे, पुर्तगाल से आने वाले लोग रहा करते थे। ठीक है, पुर्तगीज डेज, द पुर्तगीज एट देयर फेमस लॉफ्स ऑफ ब्रेड, उन दिनों के बारे में और उन पुर्तगाल के रहने वाले लोगों के बारे में। ठीक है, याद करते रहते हैं उन बातों को, पास्ट की बातों को, और उनके जो फेमस लॉब्स थे, लॉब्स ऑफ ब्रेड, है ना, जो ब्रेड जो थे बनाते थे, वो उन ब्रेड के बारे में जो है बातें करते रहते हैं और उन बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। पुर्तगीज डेज, पुर्तगीज और उनके फेमस लॉब्स ऑफ ब्रेड। Those eaters of lobs might have vanished, है ना, those eaters of lobs, वो जो खाने वाले हैं, lobs के जो खाने वाले हैं, might have vanished but the makers are still there। तो lobs को खाने वाले जो हैं लोग हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, वो हो सकता है वो वैनिश हो गए हों, गायब हो गए हों, या डेड हो गए हों, पास अवे हो गए हों यहाँ से। ठीक है, लेकिन उनको जो बनाने वाले हैं वो अभी भी लाइव हैं, अभी भी जिंदा हैं, है ना, अभी भी जीवित हैं। वी स्टिल हैव अमॉन्ग्स अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉब्स, है ना। किस किस तरह के लोग हैं, है ना, मिक्सर्स, मोल्डर्स और बेकर्स, यानी जो लॉब्स जो बनते हैं, लॉब्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, ये लॉब्स ऑफ ब्रेड जो बनाए जाते हैं, उनको बनाने में कई एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म होती हैं, या कई स्टेप्स होती हैं, जैसे मिक्सिंग होती है, मोल्डिंग होती है, बैकिंग होती है। तीनों चीज़ें होती है, मिक्सिंग, मोल्डिंग, बैकिंग। तो जो मिक्सिंग करने का काम करते हैं उनको मिक्सर्स बोला गया है, जो मोल्डिंग करने का काम करते हैं मोल्डर्स बोला है, और जो बैकिंग करने का काम करते हैं उनको बेकर्स बोला गया है। तो वो सभी तरह के लोग हमारे यहाँ पे मौजूद हैं गोवान विलेज के अंदर, मिक्सर्स, मोल्डर्स और बेकर्स। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वो जो पहले वाली जो फर्नेसेस थी, जो भट्टियाँ थी, जो उस जमाने में चला करती थी, किस जमाने में? पुर्तगीज के टाइम पे जो चला करती थी फर्नेसेस, फर्नेसेस मतलब भट्टियाँ, चूल्हे कह सकते हैं हम, वो जो चला करते थे लॉब्स बनाने के लिए, ब्रेड ऑफ लॉब्स ऑफ ब्रेड बनाने के लिए, दोज आर स्टिल एग्जिस्ट, वो अभी भी मौजूद हैं, वो भट्टियाँ अभी भी मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझाना, उनकी जो आग है, उनकी जो फायर वो अभी भी बुझी नहीं है। बुझने का मतलब वो एक्टिविटी अभी भी प्रीविलेंट है, या वो जो प्रोसेस अभी भी चल रहा है, वो काम अभी भी होता है। लॉब्स ऑफ ब्रेड अभी भी यहाँ पे बनाए जाते हैं गोवान विलेज के अंदर, है ना, वो काम अभी बंद नहीं हुआ है। ठीक है, तो बात समझ रहे होंगे। तो किन दिनों को याद किया जाता है? पुर्तगीज डिश को, पुर्तगीज को, ठीक है ना, और लॉब्स ऑफ ब्रेड को याद किया जाता है। उनको बनाने वाले अभी भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये काम अभी भी यहाँ पे चल रहा है गोवान विलेज के अंदर, अभी भी यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है लॉब्स ऑफ ब्रेड बनाए जाते हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और ठीक है, उनके लिए लॉब्स ऑफ ब्रेड के लिए लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और क्या चीज़ें अभी भी मौजूद है? देखिए, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still heard in some places। जो ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू की जो थर्ड की आवाज़ है और जिंगलिंग की आवाज़ है, जो बेकर्स जो पहले लेकर के आते थे, लॉब्स ऑफ ब्रेड लेके आते थे बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए कॉलोनीज के अंदर, और आकर के वो उनके पास में एक स्पेशल बैम्बू हुआ करता था। बेकर्स के पास में, जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे, उनके पास में एक बैम्बू हुआ करता था, ठीक है ना, एक बांस हुआ करता था, हम कह सकते हैं कि स्टिक हुआ करती थी लंबी, तो उसकी जो आवाज़ है वो अभी भी सुनी जा सकती है। हेराल्डिंग इज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। हेराल्डिंग का मतलब है अनाउंसिंग, यानी जो आते थे और उस बैम्बू से थर्ड की वो आवाज़ करते थे, जिंगलिंग साउंड जो क्रिएट होती थी, वो हेराल्डिंग, वो अनाउंस करती थी। क्या अनाउंस करती थी? कि जो बेकर्स हैं वो आ गए हैं, है ना, वो अपने लॉब्स ऑफ ब्रेड को सेल करने के लिए मॉर्निंग के अंदर पहुंच गए हैं, और वो आवाज़ अभी भी सुनी जा सकती है। यानी अभी भी इसी तरीके से वो ब्रेड्स वहाँ पे बेचे जाते हैं, वो लोग बेचने के लिए अभी भी आते हैं, वो एक्टिविटी वहाँ पर अभी भी एग्जिस्ट है, प्रीविलेंट है उस सोसाइटी के अंदर। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। ठीक है, क्या कहा गया है? देखिए, हो सकता है कि जो पहले जो इस काम को कर रहे थे वो लाइव नहीं हो,
वो डेड हो गए हों, वो पास अवे हो गए हों यहाँ से दुनिया से, लेकिन उनकी जो संतानें हैं, उनके जो सन्स हैं, वो इस काम को, अपने फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ाए हुए हैं। यानी उन्होंने अब वो प्रोफेशन उन्होंने अपने फोर फादर से उस प्रोफेशन को उनके ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं या उनकी जो संतानें हैं, उनकी जो अगली जनरेशन है, उसने अडॉप्ट कर लिया है। पहले उनके पापा या उनके दादा ठीक है इस काम को किया करते थे, लेकिन अब उनके जो है बच्चे उस काम को कर रहे हैं, यानी वो काम अभी भी चल रहा है। और ये जो बेकर्स हैं उनको अभी भी वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? पेडर के नाम से जाना जाता है गोवा के अंदर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, राइटर कह रहा है कि जब हमारा बचपन हुआ करता था गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। राइटर क्या कहते हैं, देखिए कि जब मेरा बचपन था या हम लोगों का जब बचपन था, उस ज़माने में बेकर्स हमारे दोस्त हुआ करते थे, हमारे कंपेनियन हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, हमारा साथ देने वाले, और हमारे गाइड हुआ करते थे। यानी द राइटर एंड राइटर्स फ्रेंड ओके वर वेरी अटैच्ड टू द बेकर्स इन दोज डेज। उन दिनों जो है वो वेकर से बहुत ज़्यादा अटैच हुआ करते थे, और उनके लिए वेकर्स का रोल किसकी तरह था? फ्रेंड की तरह, कंपेनियन की तरह, गाइड की तरह। He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his used basket. ठीक है, क्या कहता, देखिए जो बेकर्स जो आते थे, जो हमारे फ्रेंड की तरह होते थे, उनका रूटीन क्या होता था? वो दिन में कम से कम 2 बार आते थे, ट्वाइस ए डे, है ना, ट्वाइस ए डे। वो दिन में कम से कम कितनी बार आते थे? 2 बार आते थे। वंस, एक बार तो कब? When he set out in the morning on his selling round, एक बार तो तब जब वो अपने सेलिंग राउंड पे जा रहे होते थे, बेचने के लिए निकलते थे, है ना, रवाना होते थे बेचने के लिए। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, और दूसरी बार उनका आना कब होता था? जब वापस रिटर्न होते थे अपनी ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी बड़ी बास्केट को खाली करके, यानी सामान बिक गया, बिकने के बाद जो वापस रिटर्न होते थे, तो सेकेंड टाइम वो होता था जब वो हमसे मिला करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से राइटर का कहने का मतलब ये है कि वो बेकर्स हैं, वो 2 बार आया करते थे। एक बार तो तब बेचने के लिए जब वो निकलते थे, दूसरी बार कब? जब उनका सामान बिक जाता था तो वापस जाते समय। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जैसे ही वो सुबह आते थे, और जैसे आते ही उस सुबह जो उनकी आवाज़ होती थी, वो बैम्बू रखते थे वहाँ पे आकर के, या बैम्बू की जो आवाज़ होती थी, जिंगलिंग थर्ड, है ना, थर्ड की जो साउंड होती थी, उस साउंड से हम तुरंत जग जाया करते थे। हम नींद में सो रहे होते थे क्योंकि मॉर्निंग टाइम होता था, और जैसे उसकी आवाज़ होती थी तो हमें इतना इंटरेस्ट था या हमें इतना लगाव था उन लोगों से कि हम उस आवाज़ को सुन करके हमें पता चल जाता था कि वो लोग आ गए हैं, और हम तुरंत जग जाते थे। आपने देखा होगा अभी भी हमारी कॉलोनीज़ के अंदर, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है जैसे आइसक्रीम वाले आइसक्रीम बेचने के लिए आते हैं, या फिर और दूसरी तरह की चीज़ें हैं वो बेचने के लिए आते हैं, और हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, हम तुरंत घर से बाहर निकल के उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए पहुँचते हैं। तो यही सिस्टम जो है वहाँ पे हुआ करता था राइटर के ज़माने में, राइटर के बचपन में। किसको लेकर के? वहाँ आइसक्रीम नहीं थी, आइसक्रीम की बात यहाँ पे नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ पे बात चल रही है लॉप्स ऑफ ब्रेड की। ठीक है, वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, है ना, क्या ये इसलिए था क्योंकि हमें जो है बहुत ज़्यादा प्यारे थे लॉप्स, है ना, लॉप्स ऑफ ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद थे हमें, इसलिए? क्वेश्चन कर रहा है राइटर अपने आप से। नॉट एट ऑल, वो कह रहा है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द लॉप्स ब्रॉड बाई सम पेस्काइन और बेस्टाइन, द मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस, what we longed for were those bread bangles which we choose carefully, है ना। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि नहीं, लॉप्स ऑफ ब्रेड के प्रति हमारा जो लगाव था या हमारा इंटरेस्ट इतना नहीं था, या वो चीज़ें, उन चीज़ों से हमें ज़्यादा मतलब नहीं था, है ना। वो चीज़ें खरीदने के लिए हमारे घरों में जो मैड सर्वेंट हुआ करती थी, है ना, घरेलू जो नौकरानी हुआ करती थी, लाइक पेस्काइन और बेस्टाइन, उनका नाम दिए हैं, जैसे कि सुरेश, महेश, कुछ भी नाम हो सकते हैं, ऐसे नाम यहाँ पे दिए गए हैं, पेस्काइन, वेस्टाइन, इस तरीके से और भी नाम हो सकते हैं। उनका काम होता था ये, तो क्या करना? लॉप्स ऑफ ब्रेड खरीदना। किससे? बेकर से ना। हमारा काम ये नहीं था। हमें किस चीज़ की चाहत थी फिर? वी वॉट वी लॉन्ग फॉर, हम जिस चीज़ की ज़्यादा चाहत रखते थे, एंड वॉट वी डिजायर्ड मोस्ट, हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद थी वो क्या थी? ब्रेड बेंगल्स, है ना। बेंगल्स नुमा जो ब्रेड बना करके लाते थे वो बेकर्स, वो हमें ज़्यादा पसंद हुआ करते थे, और उनको हम बड़े केयरफुली तरीके से हम चुनते थे, है ना, बेकर्स के पास से। तो हमारा लव, हमारा वहाँ पे जाना है, हमारा जो है बेकर्स का इंतज़ार करना लॉप्स ऑफ ब्रेड की वजह से नहीं था, बल्कि
ब्रेड बेंगल्स की वजह से था। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल में, कभी कभी तो जो है बहुत स्पेशल टाइप के वो बना के लाते थे, स्वीट मीठा है ना, स्पेशल तरीके से बना के लाते थे। द बेकर मेड इज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जेंग जेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। क्या कह रहा था कि यहाँ पे वो एंट्री कैसे होती थी बेकर की, उस एंट्री को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं राइटर, कि जो बेकर की एंट्री किस तरह से हुआ करती थी, म्यूजिकल एंट्री हुआ करती थी बेकर की उस एरिया में, है ना। किस तरीके से, जेंग जेंग साउंड ऑफ स्पेशली मैड बैम्बू स्टाफ, यानी उनके हाथ में जो बैम्बू हुआ करता था, जो बांस हुआ करता था, उसकी आवाज़ जो होती थी झेंग झेंग टाइप में जो उसकी आवाज़ होती थी, तो ऐसा लगता था जैसे म्यूजिकल एंट्री हो रही है, संगीत बज रहा है, कोई गाना बज रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी एंट्री होती थी बेकर्स की। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर वेंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से तो वो अपने बास्केट को सपोर्ट करते थे, बास्केट को पकड़ रहते थे जो सर पे रखी होती थी, और दूसरे हाथ में क्या हुआ करता था, बैम्बू हुआ करता था, है ना, वो बांस या वो स्टिक हुआ करती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। वो आते थे तो पहले तो हमारे यहाँ की जो औरतें होती हैं, लेडीज होती हैं, जो भी यहाँ के लोग होते हैं, उनको आती सबसे पहले वो विश करते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे, और गुड मॉर्निंग बोल करके विश करते हुए उस बास्केट को अपने बैम्बू के ऊपर रख लिया करते थे, जो वर्टिकल होता था, सीधा खड़ा हुआ होता था, उस बैम्बू पे उस बास्केट को रख लिया करते थे एक, ठीक है। Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the lobs would be delivered, है ना। पुश असाइड यानी एक तरफ कर देना, हम जो बच्चे लोग थे हमें एक तरफ कर दिया जाता था। विकेट्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को एक तरफ कर दिया जाता था, किड्स को, हम जो किड्स थे, छोटे मोटे बच्चे हुआ करते थे, उनको एक तरफ हटा दिया जाता था। विद ए माइल्ड रिव्यू, रिव्यू का मतलब है डांटना, डांट फटकार, हल्की फुल्की डांट, माइल्ड हल्की फुल्की डांट फटकार, यानी हल्की डांटने के अंदाज में हमें वहां से डांट करके वो हमें हटा देता था एक तरफ, ठीक है। कौन हटा देता था, बेकर, कि भाई एक तरफ हटो, ठीक है। एंड द लॉब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लॉब्स थे, लॉब्स ऑफ ब्रेड थे, वो सर्वेंट को जो है क्या किए जाते थे, डिलीवर किए जाते थे, ठीक है ना। क्योंकि सर्वेंट ही तो खरीदते थे, वो थोड़ी खरीदते थे लॉब्स ऑफ ब्रेड, है ना। उनको तो किससे मतलब था, ब्रेड बेंगल्स से, है ना। ब्रेड बेंगल्स की बात कर रहा है राइटर यहाँ पे, उससे मतलब था उनको। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी कब पीछे हटने वाले थे। राइटर कह रहा है ना, हमें माइल्ड रिव्यू के साथ हमें एक तरफ हटा दिया जाता था, एक तरफ कर दिया था, लेकिन हम भी गिव अप करने वाले नहीं थे, हम भी पीछे हटने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइम ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट समहाउ, हम किसी तरीके से मैनेज कर लेते थे, हम या तो बेंच पे चढ़ जाते थे, ठीक है, या फिर हम क्या करते थे, या फिर हम जो पैरापेट चबूतरा जो बना हुआ था घर के बाहर, उस पर खड़े हो जाया करते थे, और बास्केट में किसी तरीके से समहाउ, किसी तरीके से हम देख ही लिया करते थे, आखिर बास्केट में झांकी जाया करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लॉब्स, अभी भी मुझे जो है, मैं कई बार जो है उस फ्रेगरेंस को याद करता हूँ, अभी भी मुझे याद आ जाती है वो टिपिकल फ्रेगरेंस, वो जो स्पेशल जो विशेष टाइप की जो फ्रेगरेंस जो आती थी उन लॉब्स के अंदर से, वो अभी भी मुझे महसूस होती है कई बार। ये कौन कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं। लॉब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बड़े लोगों के लिए लॉब्स और हम जैसे छोटे बच्चों के लिए बेंगल्स, ठीक है, बेंगल्स ऑफ ब्रेड। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, देन वी डिड नॉट इवन केयर, हम नहीं परवाह करते थे बिल्कुल भी, किसकी, कि भाई दांत भी अपने जो है ब्रश करने हैं, टीथ को ब्रश करना है, अपना मुंह धोना है, इन चीज़ों का हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था, इस चीज़ की हम परवाह ही नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और करें भी क्यों, क्योंकि हमें इंतजार नहीं होता था, है ना, कि भाई ब्रश करें या फिर माउथ को अच्छी तरह से वॉश करें फिर वहाँ पे जाएं। हमने तो जैसे ही आवाज़ सुनी ऐसे दौड़ करके पहुँच जाते थे बेकर के पास, ठीक है। एंड वाई शुड बी, और आखिर हम इस चीज़ की केयर करें तो करें भी क्यों। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, इतनी मशक्कत कौन करेगा, इतनी परेशानी कौन उठाएगा कि जो है मैंगो लीफ को तोड़ेगा, ठीक है, फिर उसको ब्रश बना के जो है ब्रश करेगा, इतनी परेशानी हम क्यों उठाने वाले थे, है ना। एंड वाई वॉज इट्स नेसेसरी एट ऑल, और ये कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था। क्या ज़रूरी नहीं था, ब्रश करना, टीथों को ब्रश करना, है ना। राइटर थोड़ा ह्यूमरस हो रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, टाइगर भी क्या, टाइगर क्या कभी ब्रश करता है, हम तो टाइगर हैं, टाइगर की तरह थे हम तो, क्या टाइगर भी कभी ब्रश करता है, क्या जरूरत है ब्रश करने की। और ही कुड वॉश
एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। जब चाय जो होती है हॉट टी, गरम गरम चाय इस काम को अपने आप कर देती थी, यानी हमारे दांतों को साफ कर देती थी। जब गरम चाय पियेंगे तो हमारे जो दांतों में जो कह सकते हैं जो गंदगी है, जो वेस्टेज है, वो अपने आप जो है गर्म चाय के साथ में अंदर चले जाएंगे पेट में। कोई ज़रूरत नहीं है ब्रश करने की, ठीक है। तो इस तरीके से राइटर यहाँ पे थोड़ा ह्यूमरस अंदाज में यहाँ पे बताते हैं कि जो है हम इतनी तकलीफ कौन उठाएगा, कौन मैंगो लीफ को तोड़ेगा, है ना, और इस तरीके से कौन ब्रश करेगा, और फिर आखिर में ज़रूरत भी कहाँ है, गर्म चाय अपने आप सब साफ कर देगी दांतों को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंटिन्यू है आगे भी। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के अंदर, जैसे कि व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, है ना, कि जो एल्डर्स हैं वो कौन सी बातों को याद करते हैं, है ना, पास्ट के बारे में। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, क्या गोवा में ब्रेड अभी भी पॉपुलर है। हाउ डू यू नो, कैसे तुम्हें पता कैसे तुम जानते हो, कैसे बता सकते हो। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या कहा जाता है। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, है ना, बेकर जो है कब आया करता था रोज। वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ा करते थे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप किए गए हैं, जो हमने पढ़ा था उसके बेस पे जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पुटअप किए गए हैं। आगे देखिए इस चैप्टर में और चलते हैं आगे की तरफ। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड known as the ball, just as a party or a feast loses its charm without bread, है ना। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, जो मैरिज गिफ्ट्स होते हैं या गिफ्ट्स के लेने देने के लिए जो कुछ ले जाए जाते हैं, तो वो मीनिंगलेस है, मतलब मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं है उनका, है ना। कब तक मतलब नहीं है उनका, विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल, जब तक कि स्वीट ब्रेड नहीं हो गिफ्ट के रूप में, जिसको क्या कहा जाता था, बॉल के नाम से जाना जाता था। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस लूज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, ना कोई भी जो पार्टी होती थी, कोई भी फीस्ट होता था, है ना, कोई भी अच्छा प्रोग्राम होता था, फंक्शन होता था, वहाँ पर जो है उसका मज़ा ही ख़राब हो जाता था, उसका चार्म ही ख़राब हो जाता था, किसके बिना, ब्रेड के बिना। यानी ब्रेड इतना इम्पोर्टेंट था उस सोसाइटी के अंदर, उस ज़माने के अंदर, कि अगर कोई गिफ्ट हम ले जा रहे हैं तो गिफ्ट में लोग किसको ले जाना पसंद करते थे, स्वीट ब्रेड, बॉल जिसको कहा जाता था, बॉल ले जाना पसंद करते थे गिफ्ट के तौर पर, है ना, क्योंकि इसको सबसे अच्छी चीज़ माना जाता था। और कोई पार्टी वगैरह होती थी, कोई फीस्ट होता था, कोई फंक्शन होता था, उसमें अगर ब्रेड का अरेंजमेंट नहीं किया है, ब्रेड नहीं है उसके अंदर, तो उस शादी का मज़ा ही ख़राब हो जाता था, उस फंक्शन का मज़ा ही ख़राब हो जाता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। नॉट इनफ कैन बी सेड, है ना, कितना कुछ कहा जाए, जो भी कुछ कहा जाए वो इनफ नहीं है ना। किसके बारे में कहा जाए, बेकर के बारे में, कि बेकर जो होता था, कि बेकर कितना इंपॉर्टेंट होता था उस गांव के अंदर, उस विलेज के अंदर। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। जो औरतें होती थी घर की, ठीक है ना, जो घर की जो मालकिन होती थी, मुखिया होती थी, लेडी, वो बनाया करती थी, क्या बनाया करती थी, डॉटर्स की इंगेजमेंट पे सैंडविच बनाया करती थी उनकी इंगेजमेंट के ओकेजन पे। केक्स एंड बोलिनाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। जिस केक्स और बोलिनाज ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हुआ करती थी, मस्ट हुआ करती थी, किसके लिए, क्रिसमस पे और अदर फेस्टिवल्स पे। और जो मैरिज होती थी डॉटर की, उस पे वो क्या बनाया करते थे, सैंडविच बनाया करते थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इस तरीके से इन सब चीज़ों के लिए जो है किसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा एसेंशियल थी उस गांव के अंदर, बेकर्स फर्नेस, यानी बेकर की भट्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इन सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए। तो कह सकते हैं हम इस तरीके से बेकर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताई गई है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। उस जमाने के जो बेकर हुआ करते थे या जो ब्रेड सेलर हुआ करते थे, उनके पास में एक पेकुलियर ड्रेस होती थी, एक विशेष, पेकुलियर माने स्पेशल टाइप की ड्रेस होती थी, जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, कबाई। कबाई क्या है, बेकर्स या जो ब्रेड सेलर्स होते हैं वो एक स्पेशल काइंड्स की ड्रेस पहनते थे, उसको किसके नाम से जानते थे, कबाई के नाम से जानते थे। देखिए कैसी होती थी ये ड्रेस, किस तरह की होती थी। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीच डाउन टू द नीज, यानी एक सिंगल पीस, सिंगल कपड़े से, सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ से बनती थी, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, घुटनों तक जाती थी। जैसे हम पहनते शर्ट अलग, पैंट अलग, है ना, या पायजामा अलग, कुर्ता अलग, ये तो अलग अलग पीस हो गए ना, दो पीस हो गए अलग अलग, लेकिन ये एक ही पीस में बनती थी ये कबाई।
और ये ऊपर से शुरू होती थी और घुटनों के नीचे तक पहुंचती थी. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. फिर वो अब कह रहे हैं कि हमारे ज़माने में जब हमारा बचपन था तो हमने बेकर्स को देखा है. कैसे देखा है? वो क्या पहने रहते थे? एक शर्ट पहने रहते थे और ट्राउजर पैंट नुमा है ना पहने रहते थे. वो पैंट के बराबर लंबी भी नहीं होती थी, यानी फुल पैंट जो होती है, फुल लेंथ वाली जो पैंट होती है उतनी लंबी भी नहीं होती थी और हाफ पैंट की जितनी भी नहीं होती थी, मतलब मिडिल की, यानी हाफ पैंट से थोड़ा ज़्यादा और फुल पैंट से थोड़ा कम, यानी नीज जो हमारे होते हैं नीज से थोड़ा नीचे, घुटनों से थोड़ा नीचे, कैफ्री टाइप में जो बोलते हैं आजकल हम लोग पहनते हैं. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. अभी भी कोई इंसान अगर उस तरह की ड्रेस पहनता है, उस तरह के कपड़े पहनता है, यानी पैंट पहनता है, हाफ पैंट पहनता है जो कि घुटनों से नीचे तक होती है, अगर कोई पहन लेता है अभी भी, तो उसको कौन सा कमेंट मिलता है? लोग उस पर क्या कमेंट करते हैं कि वो किसकी तरह दिख रहा है? पेडर की तरह दिख रहा है, बेकर की तरह दिख रहा है. ठीक है. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. जो बेकर्स होते थे ना, जो बेकर हुआ करता था, जो ब्रेड सेलर हुआ करता था, वो बेच तो जाता था, लेकिन जो पैसे जो इकट्ठे करता था वो मंथ के एंड पे करता था, एंड ऑफ द मंथ. कि डेली नीड की चीज़ थी. ब्रेड जो था, लॉप्स ऑफ ब्रेड जो थे ना, ये डेली नीड की चीज़ थी उनके लिए. और वो जैसे अभी मिल्क लेते हैं, हम मिल्क हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार हम मिल्क का जो पेमेंट करते हैं मंथली करते हैं. इस तरीके से ब्रेड होते थे वो भी रोज आते थे, लेकिन जो पैसे जो लेता था वो मंथली लेता था, कलेक्शन मंथली करता था. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, है ना. और मंथली अकाउंट्स जो पूरा जो हिसाब किताब था, लेखा जोखा था, उसको पेंसिल से एक दीवार पे लिख दिया जाता था, है ना, दीवार पे लिख दिया जाता था पेंसिल से. बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. और ये जो काम था ना बेकिंग वाला, यानी बेकर्स का जो प्रोफेशन था, वास्तव में वो प्रॉफिटेबल था, बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला था उन दिनों में. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप्ड, है ना. बेकर की जो फैमिली होती थी उनको वेल टू डू माना जाता था, यानी उनको ठीक ठाक कंडीशन के अंदर माना जाता था. वो कभी भूखा नहीं मरते थे, यानी उनके पास कभी पैसे की कमी नहीं रहती थी. स्टाफ माने भूखा मरना एक तरह से. किस तरह की अपीयरेंस होती थी उन लोगों की? His family and his servants always looked happy and prosperous. बेकर खुद, उसकी पूरी फैमिली, उसके सर्वेंट्स सब जो है हैप्पी दिखते थे, खुश दिखते थे और प्रॉस्परस लगते थे, यानी अमीर लोगों की तरह दिखाई देते थे वो. देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस. उनका जो फिजिक था, यानी उनका जो दिखावट थी, उनकी जो अपीयरेंस थी, उनकी जो बॉडी थी, प्लम्प हुआ करती थी, यानी मोटे ताज़ा हुआ करते थे. प्लीजेंटली फैट बॉडी, है ना, थोड़े मोटी टाइप में होते थे वो. और ठीक है, तो उनकी फिजिक इस तरह की होती थी. और यही उनकी जो है वेल टू डू होने का सबूत है, उनके रिच होने का सबूत था. उनकी जिस तरह की पर्सनालिटी हुआ करती थी, वही उनके अमीर होने का सबूत हुआ करता था. इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर. क्या कहा जा रहा है कि आज भी अगर कोई इंसान इस तरह की अपीयरेंस उसकी हो, मोटा ताज़ा हो दिखने में, जैक फ्रूट लाइक, है ना, जैक फ्रूट की तरह वो दिखता हो, उसकी इस तरह की अपीयरेंस होती है, तो उसको लोग अभी भी किससे कंपेयर करते हैं? बेकर से कंपेयर करते हैं कि वो किसकी तरह दिख रहा है, बेकर की तरह दिख रहा है या पैडर की तरह दिख रहा है. तो इस तरह की यहाँ पे उन लोगों की अपीयरेंस के बारे में बात की है. इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ यहाँ पे. फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और अगले चैप्टर के साथ. ठीक है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.